नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हमने पॉलिटिकल साइंस की इससे पहले 2 आर्टिकल क्लास की हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारी पॉलिटिकल की जो क्लास रहेगी आर्टिकल से संबंधित, वो रहेगी थर्ड क्लास, जिसमें हमने लगभग क्या है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं लगभग आज कवर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे हमारा सीईटी का है, एसएससी का है, चाहे फिर हमारा हरियाणा का है, कोई भी एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जो आज के आर्टिकल ले रखे हैं हमने, उनको पढ़ते हैं। जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 200। क्या 200 आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है? 200 आर्टिकल में जो राज्यपाल द्वारा बिल सहमति, क्या जो राज्यपाल होता है अपना, किसी भी स्टेट का राज्यपाल, वो क्या करता है? उस विधानसभा, उस राज्य के विधानसभा जब किसी बिल को पास करके किसके पास भेजती है? गवर्नर के पास भेजती है, राज्यपाल के पास भेजती है। जब राज्यपाल उस पे सहमति, क्या अब राज्यपाल देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है यहाँ पे? राज्यपाल के पास जैसे ही बिल आता है, राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। क्या राज्यपाल के पास से 3 ऑप्शन होते हैं? 3 ऑप्शन में क्या करता है? या तो सहमति, क्या या तो सहमति असेंट दे देता है, उसके ऊपर असेंट दे देता है। इसका मतलब वो क्या बन गया? असेंट या सहमति देने के बाद वो बिल था, वो क्या बन गया? एक्ट। देखो दो चीजें समझने की है यहाँ पे। बिल में और एक्ट में क्या फर्क होता है? बिल तो होता है, बिल होता है जब उसको विधानसभा या पार्लियामेंट उसको पास करती है। क्या जब कोई भी बिल पार्लियामेंट में या फिर राज्य की विधानसभा के अंदर पास होकर जब या तो प्रेसिडेंट के पास या फिर राज्य में गवर्नर के पास जाता है, वो होता है बिल। और उसके बाद जैसे ही असेंट यानी सहमति कौन दे देता है? गवर्नर या प्रेसिडेंट। उसके बाद वो क्या बन जाता है? सहमति देते ही वो एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है। यानी पहला ऑप्शन तो क्या होता है? राज्यपाल के पास या प्रेसिडेंट के पास, उस पे सहमति दे देता है। दूसरी बात है, उस पे सहमति नहीं देता, क्या उस पे सहमति नहीं देता, तो वो बिल एक्ट नहीं बन पाता। तीसरी चीज क्या करता है वो? उस पे उसको दोबारा, क्या उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए, किसके लिए? दोबारा विचार विमर्श के लिए क्या कर सकता है वो? विधानसभा में वापस भेज देता है। क्या विधानसभा में वापस उस बिल को भेज देता है। तो क्या हो जाता है? 3 ऑप्शन, क्या पहला तो उस पे सहमति दी, एक्ट बन गया। दूसरा, उस पे सहमति नहीं दी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो एक्ट नहीं बना। क्या वो एक्ट नहीं बना। उसके बाद तीसरा किसके लिए? उसको दोबारा से, क्या दोबारा से उसको वापस कहां भेज सकता है? विधान परिषद के अंदर भेज सकता है विचार विमर्श के लिए। ठीक है, 3 ऑप्शन देखे, जो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास होते हैं। लेकिन राज्यपाल के पास एक और ऑप्शन होता है। क्या राज्यपाल के पास एक और ऑप्शन होता है, जो किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 200 में कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? जो राज्यपाल के पास, क्या राज्यपाल के पास एक स्पेशल पावर होती है, वो उस बिल को 3 ऑप्शन के अलावा, चौथा ऑप्शन क्या होता है राज्यपाल के पास है? वो उस बिल को रिजर्व कर लेता, अपने पास सुरक्षित कर लेता। किस चीज के लिए? ताकि वो क्या कर सके? उस बिल को कहां पहुंचा सके? प्रेसिडेंट के पास पहुंचा सके। क्या प्रेसिडेंट के पास यानी राष्ट्रपति के पास वो इस बिल को भेज देता है। अब और चीज इंपोर्टेंट सुनो उसके अंदर, क्या अब जैसे ही प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के पास बिल जाता है, क्या राष्ट्रपति के पास बिल जाता है, ठीक है ना? यहां पे राष्ट्रपति के लिए क्या है? ये हमारा प्रेसिडेंट के पास बिल गया। अब राष्ट्रपति उस बिल को दोबारा से विचार विमर्श करने के लिए दोबारा से वहां पे किसमें? विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में वापस से उसको लौटा सकता है। अगर फिर से लौटा दिया, राष्ट्रपति ने उसको दोबारा से लौटा दिया, कहां पे? किसी भी राज्य की विधानसभा ने, जब उसको गवर्नर ने भेजा था राष्ट्रपति के पास। अब दोबारा से क्या करती है वो राज्य की विधानसभा? उसको फिर से पास करके दोबारा से किसके पास भेज देती है? गवर्नर के पास भेज देती, राज्यपाल के पास भेज देती है। अब राज्यपाल फिर से उसको क्या कर देता है? प्रेसिडेंट के पास भेजता, राष्ट्रपति के पास भेज देता है। अब
जैसे ही वो राष्ट्रपति के पास जाता है, अब इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसको राष्ट्रपति चाहे तो वापस लौटा सकता है, चाहे नहीं लौटा सकता। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। यानी क्या कहा गया है आर्टिकल नंबर 200 में, जो राज्यपाल होता है वो किसके लिए, वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को क्या करता है, रिजर्व रख लेता है। राष्ट्रपति के लिए क्या कर देता है, वो बिल को अपने पास रख लेता है राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। ये हमने किस में पढ़ा, ये पढ़ा 200 में। दोबारा फिर सुनो, जो ये तीनों चीज, तीन ऑप्शन होते हैं। पहले सहमति दी, असेंट दिया, एक्ट बना। उसके बाद क्या किया उसने, असेंट नहीं दिया, सहमति नहीं दी, तो बिल वो एक्ट नहीं बन पाया। तीसरा, उसको दोबारा से किसके लिए, विचार विमर्श के लिए दोबारा से भेज सकता है। यही तीन ऑप्शन एज इट इज किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास होते हैं। किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास होते हैं। लेकिन राज्यपाल के पास एक ऑप्शन अलग से क्या होता है, उसको वो प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। राष्ट्रपति के पास सिर्फ ये तीन ऑप्शन, तीन काम कर सकता है। असेंट दे सकता है, नहीं दे सकता, दोबारा इसको उठा सकता है। अगर कोई, देखो एक चीज और समझते हैं यहां पे, अगर वो बिल क्या, अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल है संविधान से दोस्तों क्या, संविधान से, जो संविधान है अपना, उसके संशोधन से संबंधित है, क्या है, उसके संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछता है, क्या जो संविधान का संशोधन से संबंधित जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, क्या वो प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर अपनी सहमति या असेंट देना पड़ता है। ये मैंडेटरी है। क्या देना पड़ता है उसको, जो बिल संविधान संशोधन से रिलेटेड है, संविधान संशोधन का जो बिल है उस पे क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति को असेंट देना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर समझने की। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने तीन ऑप्शन देखे, तीन राष्ट्रपति के पास होते हैं, तीन ही हमारे गवर्नर के पास होते हैं। लेकिन गवर्नर के पास एक रिजर्व होता है ऑप्शन, वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, क्या, राज्यपाल। अब आर्टिकल नंबर 213 के अंदर, जैसे हमने आर्टिकल 123 के अंदर पढ़ा था, जो प्रेसिडेंट होता है अपना, राष्ट्रपति होता है, वो क्या करता है, ऑर्डर नहीं बिल लेगा, सॉरी ऑर्डिनेंस लेके आता है, अध्यादेश ला सकता है। किस सिचुएशंस में, जब हमारे जो पार्लियामेंट के जो सदन है वो किस में नहीं है, सेशन के अंदर नहीं है, या कोई अचानक से इमरजेंसी की स्थिति बन गई है, या कुछ ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें कोई हमारे को अचानक से बिल पास करवाना पड़ जाए पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको अचानक से किसी पब्लिक मैटर से संबंधित कोई बिल है, तो क्या करता है प्रेसिडेंट, क्या लेके आता है, एक ऑर्डिनेंस लेके आता है। क्या लेके आता है, ऑर्डिनेंस। वो किससे पढ़ा था, हमने जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पढ़ा था वो पढ़ा था 123 में, किसका, जो प्रेसिडेंट का था वो 123 में पढ़ा था। लेकिन ऐसे ही एज इट इज हम किसी कैसे पढ़ते हैं, जो हमारा गवर्नर होता है, क्या होता है, गवर्नर। गवर्नर भी क्या करता है, किसी राज्य में जब कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, बिल हमारे क्या करता है, कोई पब्लिक मैटर का बिल है, या फिर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मैटर पे, किसी भी इश्यू पे क्या करना पड़ता हमारे को, अगर कोई बिल बनाना पड़ जाए, सॉरी एक्ट बनाना पड़ जाए, तो उस एक्ट के लिए क्या करता है, अगर हमारी विधानसभा, राज्य की विधानसभा सेशन के अंदर नहीं है, तब क्या कर सकता है, ये पावर किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। क्या करता है वो, ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है, अध्यादेश ला सकता है, किसमें, राज्य की विधानसभा के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा, राज्य की विधानसभा में अध्यादेश कौन ला सकता है जी, राज्यपाल ला सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 226 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, आर्टिकल नंबर 226 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आर्टिकल, क्या, जैसे हमने आर्टिकल 32 पढ़ा, किसमें आता है ये आता है जी अपना फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, क्या, मौलिक अधिकार होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं किसमें, पार्ट नंबर 3 के अंदर। जो भाग 3 है उसमें पढ़ते हैं 12 से लेके 35 तक, क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, क्या, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। एग्जाम के अंदर कई बार आ जाता है,
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश के संविधान से ले रखे हैं, तो वो हमने ले रखे हैं जी, वो अपना बनता है जो अमेरिकन, क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखे हमने। कौन से? फंडामेंटल राइट्स। इसको क्या बोलते हैं अमेरिका के अंदर? पिछली क्लासेस के अंदर भी हमने काफी इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन हम रिवाइज हो जाएगा हमारा। जो इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। कहां पे? इसको बोलते हैं हम जी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो आर्टिकल सॉरी जो हमारा भाग नंबर 3 है इसको बोलते हैं जी मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा बोलते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर सीधा एज इट इज क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा हमारा संविधान का भाग है जिसको हम मैग्ना कार्टा बोल सकते हैं? वो मैग्ना कार्टा कौन सा है हमारा जी? थर्ड पार्ट है संविधान का। आर्टिकल उसमें कौन से आते हैं? 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट की बात की है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं हम जी आर्टिकल नंबर 226 में क्या कहा गया है। जैसे हमारे आर्टिकल नंबर 32 में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट किसी के भी जो फंडामेंटल राइट हनन होते हैं, क्या फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वो क्या कर सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्या कर सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एक चीज और समझने की है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट से हनन होते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? खुद रिट जारी कर सकता है। इसको बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का शू मोटो एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शू मोटो एक्शन, यानी खुद ही एक्शन लेता है सुप्रीम कोर्ट। दो तरीके से देखा, जिसके फंडामेंटल राइट हनन होते सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर वो हाई कोर्ट जा सकता है। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद शू मोटो एक्शन लेकर उसके प्रति रिट को जारी कर सकता है। अब ऐसे ही हमने क्या देखा आर्टिकल नंबर 126 में, जैसे यहां पे 32 आर्टिकल के तहत, क्या 32 आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है? रिट जारी करता है। क्या करता है? रिट जारी करता है। ये किसमें? देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही क्या रख दिया इसने? ये एक अलग से आर्टिकल रख दिया, 32 आर्टिकल खुद ही रख दिया 32 आर्टिकल को। यानी फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी के लिए, फंडामेंटल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं के अंदर एक आर्टिकल रख दिया अलग से ही। क्या रख दिया? उसी के अंदर आर्टिकल रख दिया, वो आर्टिकल नंबर 32। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अधिकार बना दिया उसी के अंदर। ये कौन सा हो गया अपना? 32 आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इसी को क्या कहा गया है? इस आर्टिकल को, क्या इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसकी? संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा था ये कहा था डॉक्टर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने इसके बारे में बोला था। किसके बारे में? आर्टिकल नंबर 32। किसके? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इसी आर्टिकल क्या बोला था? संविधान की आत्मा कहा था। अब एक चीज और देखते हैं, अब हम यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट जो चीज है वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम ये देखने जा रहे हैं जो रिट जारी करने की जो पावर होती है ना, क्या रिट जारी करने की जो पावर होती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा होती है या फिर हाई कोर्ट की? अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो हम तो ये मानेंगे, अगर हमने अच्छे तरीके अगर नहीं पढ़ा तो हम तो ये मानेंगे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है अपने इंडिया के अंदर है तो उसकी जो रिट जारी करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो ज्यादा होगी किसी भी अदर हाई कोर्ट से। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? तो कैसा है? देखो सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल रिट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके हनन पे ही क्या कर सकता है? रिट जारी करता है। लेकिन जो अपना हाई कोर्ट्स है, क्या है? जो अपने हाई कोर्ट्स हैं वो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके हनन पे तो रिट जारी कर सकता है,
लेकिन अगर अदर से कोई लीगल मैटर है तो उस पे भी रिट जारी करने का अधिकार है। किसका? हाई कोर्ट्स का। हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर भी रिट तो जारी करता है, लेकिन किसी अदर मैटर पे, किसी अदर इश्यू पर भी क्या कर सकता है? हाई कोर्ट्स रिट जारी कर सकता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो अपनी पावर है हाई कोर्ट्स की, किसी भी हाई कोर्ट्स की, किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट्स की, वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये बना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में से किसकी पावर ज्यादा है रिट को जारी करने की? तो इसका सीधा जवाब रहेगा, किसी भी जो इंडिया में, इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई भी हाई कोर्ट्स है, उसकी जो पावर रहेगी रिट को जारी करने की, वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा रहेगी। क्या? वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा रहेगी। हमने किसके बारे में पढ़ा? रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 231 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 231 में एक आ गया है जी, क्या? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। क्या बोला? आर्टिकल नंबर 231 में क्या कहा गया है? दो या दो से अधिक अगर राज्य हैं तो उनके लिए हाई कोर्ट्स, क्या? उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। अब एक और चीज समझने की इंपॉर्टेंट यहां पता क्या है, अगर मान लेते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी के पास कोई अपना खुद का क्या नहीं है, हाई कोर्ट्स नहीं है, कोई कोर्ट्स नहीं है उसके पास, तो इसके बारे में क्या प्रावधान है? क्या इसके लिए कोई कोई प्रावधान है? बिल्कुल। अगर हमारी यूनियन टेरिटरी के पास सिर्फ एक है अपने पास, कौन सी? दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। क्या है? दिल्ली की यूनियन टेरिटरी के पास, इसके पास अपना एक हाई कोर्ट है। अब हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट होता है, हो सकता है। अब एक चीज और देखिए, अगर किसी यूनियन टेरिटरी, क्या बोला? किसी यूनियन टेरिटरी यूटी, केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या कोई अगर कोर्ट नहीं है तो क्या प्रावधान है? अगर कोर्ट नहीं है उसका खुद का, तो संसद, कौन? पार्लियामेंट, संसद क्या कर सकती है? उस यूनियन टेरिटरी को किसी भी, किसके साथ है? स्टेट के साथ, जो स्टेट का हाई कोर्ट है ना, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के साथ उसकी ज्यूरिडिक्शंस के अंदर लेके आ सकती है। कौन? पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट में ये पावर है, वो किसको? यूनियन टेरिटरी, किसी भी यूनियन टेरिटरी को किसी भी स्टेट के, स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर लेके आ सकती है। पार्लियामेंट के अंदर ये क्या है? पावर है। देखा हमने किसके बारे में? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। आर्टिकल नंबर 231 बोलता है क्या? नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 239। क्या? आर्टिकल नंबर 239 में क्या कहा गया है कि केंद्र शासित, क्या जितने भी अपने यूनियन टेरिटरी होंगी, वो प्रदेश होंगे, उनके किसके बारे में? उनके प्रशासन के बारे में। आर्टिकल नंबर 239 में क्या कहा गया? जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी हैं उनका जो प्रशासन चलेगा वो कौन चलाएगा जी? वो चलाएगा जी प्रेसिडेंट। कौन चलाएगा? उसका प्रशासन किसके हाथ में होता है जी? सीधा सा अपना आंसर होता है उसका, राष्ट्रपति। किसके पास होते हैं जी? राष्ट्रपति के पास होता है। क्या होता है? ये पावर होती है, क्या? यूनियन टेरिटरी, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन कौन चलाता है? सीधा राष्ट्रपति चलाते हैं, सीधा राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं। किसमें कहा गया ये बातें? आर्टिकल नंबर 239। इसका मतलब क्या बना? प्रशासन से संबंधित जो यूनियन टेरिटरी है अपनी। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 239 डबल ए। देखो डबल ए से पहले हम एक सिंगल ए को देखते हैं। क्या देखते हैं? आर्टिकल नंबर 239 डबल ए लिखा हमने यहां पे, लेकिन 239 ए देखते हैं, इसके बारे में क्या कहा गया है? ज्यादा नहीं है लेकिन क्या आर्टिकल नंबर 239 ए में क्या कहा गया है? क्या 239? कुछ हमारी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, क्या कुछ हमारी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे हमने दिल्ली को देखा, जैसे हमने जम्मू कश्मीर को देखा, जैसे फिर या हम बात कर सकते हैं किसकी? जो अपना पांडुचेरी है, पांडुचेरी क्या है?
आर्टिकल नंबर 239 में दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर या पांडिचेरी, इनकी जो विधान परिषद, क्या बोला, इनकी जो विधान परिषद है ना उससे संबंधित बात करता है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 239 के बारे में बात कही गई है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, आर्टिकल नंबर 239 डबल ए में क्या कहा गया, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है। क्या है? दिल्ली के लिए क्या बना रखा है? विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका जो प्रशासन है वो किसके हाथ में रहेगा? यानी हमने क्या देखा, इससे पहले देखा क्या, दिल्ली के पास अपनी क्या होती है, एक विधानसभा। क्या? दिल्ली के पास अपनी क्या है? विधानसभा है। क्या है इसका? इसके पास एक अपनी विधानसभा है दिल्ली के पास। और एक और चीज देखते हैं इसके, जो हमारे दिल्ली है ना, इसको हम नेशनल जो कैपिटल रीजन के अंदर है, या किसके अंदर है, नेशनल कैपिटल रीजन माना गया इसको। जो हमारी क्या है, नेशनल कैपिटल माना गया इसको। जो राष्ट्र की राजधानी है ना अपनी, वो किसको माना गया है? दिल्ली को माना गया है। जो इसका प्रशासन रहेगा ना, क्या, जो इसका प्रशासन चलाएगा, जो प्रशासक होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट। क्या बोलते हैं उसको? लेफ्टिनेंट बोलते हैं। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। इसका प्रशासन कौन चलाता है जी? लेफ्टिनेंट चलाता है। जिसको हम आम भाषा में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, वो होता है लेफ्टिनेंट। उसको लेफ्टिनेंट बोला जाता है। यानी इसकी क्या होगी? विधानसभा होगी, और ये हमारी क्या होगी? ये हमारी नेशनल कैपिटल होगी। और उसका प्रशासन किस में होगा? जो लेफ्टिनेंट के अंडर में आएगा। किस में आएगा? लेफ्टिनेंट के अंडर में आएगा। ये हमने किससे पढ़ा? आर्टिकल नंबर 239 के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल नंबर 249 में क्या कहा गया? 249 आर्टिकल में क्या कहा गया है? राष्ट्रहित के लिए एक संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। क्या बना सकती है? एक कानून बना सकती है। कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में देखो खास बात क्या है समझने की है, आर्टिकल नंबर 249 है, ये किसका मैटर है? ये स्टेट में आता है। किस में आता है? ये स्टेट में आता है। स्टेट इस पे कानून बना सकता है, लेकिन स्पेशल प्रोविजन पार्लियामेंट को मिला है। संसद को स्पेशल प्रोविजन क्या मिला है? आर्टिकल नंबर 249 के अंदर अगर कोई राष्ट्रहित में, कोई नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अगर कोई किस पे, लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पे, अगर राष्ट्रहित के लिए कोई कानून बनाना है, तो कानून कौन बना सकता है जी? वो संसद बना सकती है। संसद को ये पावर है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? वो जो कानून बनाने जा रहे हैं ना, वो कानून, जो वो बिल है, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। जो हम कानून बनाना चाह रहे हैं, कैसे? स्पेशल मेजोरिटी से। नेशनल इंटरेस्ट के लिए, क्या, नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर कोई हमारे को, यानी पार्लियामेंट को कानून बनाना है, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करने के बाद वो उस स्टेट के लिए क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। एक आर्टिकल और नहीं रखा हमने, नोट कर लो उसको, आर्टिकल नंबर 249 से 50। आर्टिकल 250 में क्या कहा गया है? जो हमारी राज्यसभा ना, क्या, जो हमारी राज्यसभा है, इसको स्पेशल प्रोविजन क्या मिला है? ये जब हमारे पास स्टेट इमरजेंसी, क्या, यानी ये जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब राज्य में इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन से कोई एक क्या करती है? एक एक्ट पास कर देती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एक नियम लगाती है। वो उसको फिर कहां, किसको बोल सकती है? पार्लियामेंट को बोल सकती है कानून बनाने के लिए। क्या, दोबारा फिर सुनो, आर्टिकल नंबर 250 में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, अगर इमरजेंसी चल रही है किसी भी राज्य में, तो क्या करता है? राज्यसभा उस पे कोई कानून बना के, कोई कानून बना सकती है, या रेजोल्यूशन पास करके कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को बोल सकती है। ये स्पेशल पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। दो आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 249 में देखा, जिसमें हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए कानून बना सकती है पार्लियामेंट, और फिर हमने देखा 250 के अंदर राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसके लिए? राज्य के लिए पार्लियामेंट से कह सकती है कोई कानून बनाने के लिए। आर्टिकल नंबर 250 के अंदर हमने ये बातें सीखी। नेक्स्ट में देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 262, यानी अंतरराज्य नदी विवाद। यानी मान लेते हैं किसी भी दो राज्यों के बीच क्या हो जाता है? कोई विवाद हो जाता है किसी रिवर से संबंधित,
किसी नदी से संबंधित अगर कोई क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उस विवाद से संबंधित आर्टिकल नंबर कहां पे लिखा है, वो 262 के अंदर लिखा है। अब नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 263। कई बार क्वेश्चन पूछा है क्या, आर्टिकल नंबर जो 263 है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, क्या बोला, इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल नंबर 263 में क्या कहा गया है, राज्यों के बीच में और सेंटर के बीच में, किसके में, राज्यों, संघ और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, एक इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान है। क्या बोले, दोबारा फिर सुनो, राज्यों में और स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश, संघ, केंद्र शासित, सॉरी, संघ और राज्यों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, कि हार्मोनी बनाए रखने के लिए क्या, एक इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान है। तो किसमें है, आर्टिकल नंबर 263 में। और इसको इंपॉर्टेंट चीज है, इंटर स्टेट काउंसिल को चेयर कौन करता है, इंटर स्टेट काउंसिल को चेयर करता है जी, वो करता है हमारा प्रधानमंत्री, पीएम उसको चेयर करता है। चेयर का मतलब होता है, उसका क्या होता है, जो चेयरमैन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, कौन होता है चेयरमैन है, वो होता है जी अपना प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 275 में क्या कहा गया है, संघ विशेष राज्यों को क्या देंगे, अनुदान देगा। क्या, जो सेंटर है हमारा, कुछ हमारे स्पेसिफाइड क्या है राज्य हो गए, जैसे हमने माना मेघालय, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, या फिर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात, कुछ हमारे जो विशेष, मणिपुर हो गया, कुछ हमारे विशेष राज्य हैं जिनको क्या, संघ अलग से ट्रीट करता है, उनको जो ग्रांट देता है, उनको अनुदान देने का यहां पे प्रावधान है। राज्यों को संघ प्रावधान, सॉरी, राज्यों को, सॉरी, संघ है, राज्यों को ग्रांट दे सकता है, किसके आर्टिकल के तहत, 275 आर्टिकल के तहत राज्यों क्या दे सकता है, विशेष जो राज्य हैं उनको ग्रांट या अनुदान देने के संबंध में आर्टिकल नंबर 275 में कहा गया है। अब आता आर्टिकल नंबर 279 ए जीएसटी के बारे में। क्या, 279 ए में किसके बारे में कहा गया है, 279 ए में कहा, ये हम कई बार देख चुके हैं, ये ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब, यानी संविधान संशोधन करके कोई चीज डाली गई है अपने संविधान के अंदर। अब क्या है, ये जो जीएसटी है, ये कब आया था, एक दो चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ज्यादा डिटेल कराने के इसमें 2-3 चीज सीखते हैं, ज्यादा नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है, जो हमारा जीएसटी है, क्या जो हमारा जीएसटी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जवाब रहेगा जी हाँ, ये हमारी संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडी है। दूसरी बात, इससे क्वेश्चन बनता है, इसको चेयर कौन करता है, इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, यानी इसको जो हेड करता है वो हेड कौन होता है, इसका जो हेड होता है वो होता है जी फाइनेंस मिनिस्टर। कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री, इसका क्या होता है, चेयरमैन होता है। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल में कौन होता था, हमने यहाँ पे कौन देखा था, यानी प्रधानमंत्री को देखा था, और इसमें जो चेयरमैन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है जी, ये होता है जी फाइनेंस मिनिस्टर। अब एक चीज और सीख लेते हैं इसके अंदर, ये कौन सा बिल था, ये जो बिल था ना जी, ये बिल था 122, कौन सा बिल था, 122 नंबर तो बिल था। और जैसे हमने पीछे पढ़ा, बिल प्रेसिडेंट की या गवर्नर की असेंट यानी सहमति के बाद, यानी सिग्नेचर के बाद ही क्या होता है, कोई एक्ट बनता है। ऐसे ही क्या बना था, जैसे एक्ट बनता है, ये एक्ट बनने के बाद आर्टिकल 101 यानी 101वां, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पार्लियामेंट के जो सदन होते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक और आ गई यहां पे, क्या आ गई, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आर्टिकल 279 ए में जीएसटी है, क्या ये सेंटर ने बनाया, नहीं, इसमें स्पेशल मेजोरिटी से तो पास कराया गया, किससे, पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा से, लेकिन इसमें स्टेट्स की असेंट भी, स्टेट की जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी रेक्टिफिकेशन भी मांगी गई थी इसके अंदर। क्या, रेक्टिफिकेशन के बारे में बात किया गया था, यानी आधे राज्यों की सहमति भी इसमें जरूरी थी। किसके बारे में पढ़ा हमने,
आर्टिकल नंबर 279A जीएसटी की बात करता है। हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। बिल कौन सा था? 122वां बिल था। एक्ट कौन सा बना? 101 बना। अब जो 49th यानी अब की जो लास्ट मीटिंग हुई है इसकी, ये 49th हुई है, यानी 49वीं मीटिंग हुई है इसकी। ये 49वीं मीटिंग हमारी कहां पे हुई है? ये चंडीगढ़ के अंदर हुई है। अगर पूछा जाए कहां पे हुई है इसकी, ये चंडीगढ़ में हुई है। लास्ट मीटिंग 49th मीटिंग थी। अब इसके एक दो चीज और देख देते हैं कि ज्यादा नहीं देखेंगे। क्या ये कितनी स्लैब के अंदर, इसको स्लैब के अंदर रखा जाता है। ये जो स्लैब होती है ना इसकी, क्या स्लैब, जीएसटी की स्लैब जो बोलते हैं जिसको, एक तो होती है जी 5%, एक होती है 12%, एक होती है 18% स्लैब, और एक होती है 28% स्लैब। एक 0% कोई मानते हैं, अगर उसको कहना चाहे तो 5 स्लैब कह सकते हैं, या फिर हम इसको मेनली तो 4 लेते हैं। कितने लेते हैं? 4 स्लैब में डिवाइड करते हैं इसको। जीएसटी यहां संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या आर्टिकल नंबर 280 यानी 280 आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन के बारे में यानी वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है? प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को यह लगता है उसको क्या एक फाइनेंस कमीशन बनाना है, यानी हर 5 साल के बाद बनाता है। 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन का क्या होता है? बनता है। यानी कौन बनाता है इसको? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को लगता है पहले फाइनेंस कमीशन 5 साल से पहले बनाना चाहे तो पहले भी बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति बना सकता है। कोशिश को फाइनेंस कमीशन को, यानी वित्त आयोग। किसमें क्वेश्चन सीधा बनता है यहां से तो, किस यानी वित्त आयोग के बारे में हमारे को कौन से आर्टिकल में बताया गया? जो आर्टिकल नंबर है 280 के बारे में, 280 यानी 280 आर्टिकल के बारे में बताएगा फाइनेंस कमीशन के बारे में। कई बार क्वेश्चन आता है। और दूसरी चीजों को देख लेते हैं, क्या जो हमारा 280 आर्टिकल है वित्त आयोग है, इसमें क्या कहा गया? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कई बार क्या आता है? संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर संवैधानिक संस्था बोले तो इसका मतलब ये होता है क्या संविधान के बारे में उसमें कुछ न कुछ लिखा होता है उससे संबंधित। जैसे आर्टिकल नंबर 280 क्या कहता? फाइनेंस कमीशन होगा, तो इसका मतलब ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक क्या हो गई? बॉडी हो गई, संवैधानिक संस्था हो गई। अब नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 300A। 300A में क्या कहा गया? ये हमारा कानूनी अधिकार है। एक दो चीज और देख लेते हैं इससे संबंधित। क्या जो हमारा 300A है ये हमारा कैसा? ये हमारा लीगल राइट है। पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था। क्या था ये हमारा? पहले फंडामेंटल राइट था, यानी मौलिक अधिकार था। ये हमारे पास क्या था? मौलिक अधिकार। लेकिन 44वां किसमें? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या 44वां संविधान संशोधन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया जी, ये कब हुआ था? 1978 के अंदर हुआ था। ये हमारा फंडामेंटल राइट से कैसा अधिकार बना दिया गया? ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कई बार क्वेश्चन आता है, क्या जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, ये क्या था? पहले इसको संपत्ति का अधिकार बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? संपत्ति का। लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। संपत्ति का अधिकार किस रूप में आता था इसको? इसको बोलते थे संपत्ति का अधिकार था। लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन में 1978 के अंदर इसको एक कानूनी वैलिडिटी बना दिया, वैलिडिटी दे दी, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 312। 312 में किसकी बात की है? ऑल इंडिया सिविल जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनके बारे में बात की गई है हमारी। किसमें? आर्टिकल नंबर 312 के अंदर। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या देखो, जब भी हम बात करते हैं किसकी? अपनी सदन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा की, क्या राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा, क्या राज्यसभा अपने पास ये उच्च सदन है, अपने पास उच्च सदन है। इसमें क्या कहा गया है? स्पेशल मेजोरिटी से, क्या ये स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से क्या कर सकती है? अगर हमारी जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं उनमें क्या कर सकती है? उनको बढ़ा सकती है। बढ़ाने का अधिकार किसमें है? ये आर्टिकल नंबर 312 में पार्लियामेंट का जो सदन है ना, राज्यसभा में ये पावर है। वो क्या कर सकती है? ऑल इंडिया सिविल सर्विस, जितनी भी सिविल सर्विसेज है हमारी, उनमें क्या कर सकती है? उनको बढ़ा सकती है। बढ़ाने का अधिकार किसमें है? राज्यसभा में। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास आता आर्टिकल नंबर 315। 315 में किसकी बात करी गई? प्रशासनिक सेवाएं आयोग, यानी क्या बोलते हैं हमने जिसके बारे में पढ़ा? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारे सेंटर के अंदर तो क्या होता है, यूपीएससी होता है। हमारे हरियाणा के अंदर तो एक एग्जाम के अंदर ये पूछी गई थी, क्या यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम के अंदर तो ये आया था। तो समझ लो इसका यू का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल में क्या कहा गया है, आर्टिकल में कहा गया है यूपीएससी होगा। अब राज्यों के लिए, किसके लिए, राज्यों के लिए, राज्यों के लिए क्या होगा, इसको बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 में किसकी बात की है, यूपीएससी की बात कही गई है। राज्यों के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें देख, एक चीज और देख ले, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं है ज्यादा, क्या करेंगे यूपीएससी में, एक तो आता है जी आईएएस, एक होता है आईपीएस, एक होता है आईएफएस, 3 सर्विसेज आती है इसके अंदर। देखो आईपीएस का मतलब था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और उसके बाद क्या, उसके बाद हम देख लेते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्या होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 सर्विसेज हैं अपने पास। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज किसमें पढ़ी हमने, यूपीएससी के अंदर। एग्जाम के अंदर इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, पूछ लेता कई बार, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया इनके बारे में। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या आता है, 323 आर्टिकल के तहत क्या कहा गया, जो हमारे प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होंगे। क्या ये जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बात करते हैं ना हम, क्या किसकी बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एज ए कोर्ट बिहेव करते हैं। कैसे, इनको जो इनका ज्यूरिडिक्शन होता है वो कोर्ट की तरह होता है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, हमारा हाई कोर्ट हो गया, उनकी तरह ज्यूरिडिक्शन की तरह काम करते हैं। कौन, जो हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं। लेकिन अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर काम को सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं ले जा सकते। जो हर मुद्दा है अपना सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है। उनके टाइम उनके जो बर्डन को कम करने के लिए हमने क्या बनाए, कुछ ट्रिब्यूनल बना दिए। उन ट्रिब्यूनल में क्या कहा गया है, उन ट्रिब्यूनल के अंदर ये कहा गया है, अगर किसी, क्या, जैसे हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हो गया, क्या हो गया, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। इसमें क्या हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें क्या कहा गया है, जितने भी हमारे पर्यावरण संबंधित जितने भी मामले होंगे वो कौन, उनकी सुनवाई कौन करेगा, उनकी सुनवाई करेगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करेगा। या फिर हम उनको मान, जितने भी क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, सेंटर में जितनी भी सेवाएं सर्विसेज होती है ना, ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, उनके मामले जितने भी सुनेगा वो कौन सुनता है जी, जो कैट सुनता है, पर्यावरण संबंधित एनजीटी सुनता है। इनके दायरे के अंदर आते हैं। काम किसकी तरह करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरह ही काम करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 324 में किसकी बात कही गई, चुनाव आयोग की बात की, इलेक्शन कमीशन की बात की है। इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, चुनाव का काम करता है। चुनाव किसे कराता है, पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के। किसके पास, किसके चुनाव किसे करवाता है, ये तो एक तो करवाता अपना संसद का, संसद में अपने कौन कौन आ गए, प्रेसिडेंट आ गया, उसके बाद हमने लोकसभा राज्यसभा आ गया, ठीक है। उसके बाद हम किसी करते हैं, राज्य की जितनी भी हमारी विधानसभाएं होती हैं, उन्हें क्या कराता है, इलेक्शन कराता है। कौन, अपना चुनाव आयोग, इसका क्या काम होता है, इलेक्शन करवाने का। और एक चीज और देखते हैं, ये क्या करता है, ये नियंत्रण का भी कार्य करता है। किसका काम करता है, कंट्रोल भी करता है, और उनकी किसी देता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में, कंट्रोल और डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 330 में क्या कहा गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या होगा, आरक्षित सीट होंगी, रिजर्व सीट के बारे में आर्टिकल नंबर 330 के बारे में बताया गया है। एक चीज और देख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 338 में क्या कहा गया है, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर ए शेड्यूल्ड कास्ट। 338 आर्टिकल में आता है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है इससे। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर ए शेड्यूल, जो ट्राइब होते हैं, ट्राइब से संबंधित अगर क्या है, यहां पे किसकी बात कही गई है, 338 ए में, किसके, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कास्ट के बारे में अगर बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वो आर्टिकल नंबर
38 में कहे गए। अब नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए बना है। अदर बैकवर्ड क्लास में हमारे पास क्या है, आर्टिकल नंबर 338 बी में कहा गया, ये 3 हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई अलग से। नेक्स्ट देखिएगा, नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल के तहत क्या कहा गया, 352 आर्टिकल में ये बात कही गई है, हमारी नेशनल इमरजेंसी अगर लगता है हमारे सामने कोई युद्ध की स्थिति बन गई या फिर किसी क्षेत्र में क्या लग गया, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिससे क्या बनता है, ये लगता है भाई जो सिचुएशंस है हमारे इंडिया में वो किसमें है, थ्रेटन के अंदर है। क्या कहे, थ्रेटन के अंदर। तो क्या कर सकता है, ये जो अधिकार है जो हमारा कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वहां पे क्या लगा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। क्या लगा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। कौन, राष्ट्रपति। कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा। ये क्या करेगा, राष्ट्रपति इसको जो रिजोल्यूशन होगा इसको राज्यसभा प्लस में लोकसभा दोनों के पास क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी से, किससे, विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से वो क्या करता है, वो बिल पास करते हैं, वो रिजोल्यूशन पास होगा तब वहां पे लगेगी ये इमरजेंसी। इसके लिए टाइम कितना होता है, ये 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने में ये रिजोल्यूशन पास होना जरूरी होता है। 1 मंथ, 1 महीने के अंदर क्या है वो पास करना जरूरी होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, मैक्सिमम, जो इसका मैक्सिमम और मिनिमम टाइम क्या होता है, इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट है ही नहीं। किसके लिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन एक टाइम इसको 6 महीने के लिए, क्या, एक टाइम, वन टाइम इसको किसके लिए, 6 मंथ, 6 महीने के लगा सकते हैं, 6 मंथ के लिए लगा सकते हैं। दोबारा फिर सुनो, राष्ट्रपति लोकसभा में क्या करता है, लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा। कितने महीने में, 1 महीने में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब उसके बाद एक बार लगाने में, एक बार लगा दिया तो इसका मतलब 6 महीने की लग गई। अगर दोबारा से लगानी है, क्या, फिर से रेजोल्यूशन पास कराना जरूरी होगा, फिर से रेजोल्यूशन पास होगा। अब इसको वापस कौन ले सकता है, वापस प्रेसिडेंट ले सकता है, तब लगता है अब सेशन ठीक है, तब उसको वापस से प्रेसिडेंट ले सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसकी सहमति से वापस ले जा सकता है इसको। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेसिडेंट रूल, सॉरी राष्ट्रपति शासन क्या होता है, किसी भी स्टेट के लग सकता है ये, जब लगता है सेशंस, यानी जो राज्य अगर अपनी संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा, क्या, कोई भी राज्य अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे गवर्नर की रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट वहां पे क्या कर सकता है, शासन, कौन सा, प्रेसिडेंट शासन लगा सकता है। अब एक चीज और देखी जाए, अगर मान लेते हैं प्रेसिडेंट रूल लग गया किसी भी राज्य के अंदर, अब क्या होगा, वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, जो राज्य की विधानसभा है, उसकी जितनी पावर होगी ना, वो सारे की सारी पावर पार्लियामेंट में चली जाएगी। पार्लियामेंट ही उसको क्या करेगी, हैंडल करेगी। पार्लियामेंट क्या करेगी, उस पे अब कानून बनाएगी। कानून बनाने का अधिकार किसका है, पार्लियामेंट का। वहां पे सारी की सारी पावर किसमें, पार्लियामेंट में चली जाती है, किसमें, राष्ट्रपति शासन के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल नंबर 360, वित्तीय आपात। क्या, वित्तीय आपात के बारे में पढ़ते हैं, जो फाइनेंस इमरजेंसी होती है अपनी, फाइनेंस इमरजेंसी, जैसे हमने किसमें, नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा, फाइनेंस इमरजेंसी में भी क्या करते हैं, इसी तरीके से पढ़ते हैं। इसमें भी क्या करना पड़ता है, इसमें 2 महीने का, क्या, जो प्रेसिडेंट है अपना, राष्ट्रपति है, लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से, क्या, विशेष बहुमत से, किससे, विशेष बहुमत से रिजोल्यूशन पास कराएगा। उसका टाइम कितना होगा जी, उसका टाइम होगा 2 महीने, 2 मंथ में वो रिजोल्यूशन पास कराना जरूरी है। अब कितने टाइम के लिए, फाइनेंस इमरजेंसी की जो टाइम लिमिट होती है, इसकी भी टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं, नो लिमिट, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जब चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से इसको प्रेसिडेंट वापस ले सकता है। किसमें, वित्तीय आपात में। अभी तक ये आपात नहीं बनी है,
यह बात कब लगती है? जब राष्ट्रपति को क्या लगता है कि हमारे पास फाइनेंस स्टेबिलिटी, किसी भी राष्ट्र की या किसी अपने देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, वो डगमगा रही है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया यानी जो इंडिया का जो उधार है वो क्या है, ज्यादा हो गया है। इस सिचुएशंस में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट? नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। दोनों सदनों से पास करवाने के बाद विशेष बहुमत से रिजोल्यूशन को पास करना 2 महीने में जरूरी होता है। उसकी टाइम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम टाइम लिमिट उसकी नहीं है। और अगर मिनिमम टाइम की बात करें तो वो 6 मंथ है। कितनी है? 6 मंथ है। नेशनल इमरजेंसी पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देख लेते, क्या? राष्ट्रपति शासन। दोबारा क्या लिखा? इसका मतलब होता है अदर आइटम्स। अदर आइटम्स का मतलब यहां पे देखेंगे राष्ट्रपति क्या, अगर हमारे जो पार्लियामेंट है या फिर राष्ट्रपति है, अगर किसी राज्य को कोई गाइडलाइंस या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कोई इमरजेंसी, जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस की इमरजेंसी बन गई, गाइडलाइन जारी की सेंटर ने, संघ ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन जारी करने के बाद अगर कोई स्टेट अगर उन गाइडलाइंस को नहीं मानता, क्या उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, या कोई भी अगर कम्युनिकेशन से संबंधित कोई मैटर है, या फिर किसी विशेष ट्राइब को, किसी विशेष ट्राइब के संबंध में कोई कानून बनाना है, किसी लैंग्वेज के संबंध में कोई लिंग्विस्टिक ट्राइब से संबंधित कोई कानून बनाना है हमारे को, वो कानून बनाने के लिए बोल देता सेंटर स्टेट को, लेकिन स्टेट उसको फॉलो नहीं करता। अगर फॉलो नहीं करता वहां पे स्टेट यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये किस पे है? अदर आइटम्स पे है। अदर आइटम्स का मतलब कम्युनिकेशन पढ़ा, या जो सेंटर की जो गाइडलाइंस होती हैं स्टेट के लिए उनको फॉलो नहीं करता तो कौन सी? वो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 365 में लगा सकता है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट आर्टिकल 368 इंपोर्टेंट है, हमने इसके बारे में अलग से क्लास ले रखी है। संशोधन प्रक्रिया क्या? पार्लियामेंट, ये पावर सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास संविधान को संशोधन करने की पावर है, न कि किसी राज्य की विधानसभा में ये पावर है। किसे? पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। कोई भी बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा तो तभी उस पे अगर राष्ट्रपति सहमत देता है, मतलब असेंट को उस पे साइन कर देता है, तो इसका मतलब वो बिल से क्या बन गया? एक्ट बन गया। इसका मतलब वो संविधान संशोधन प्रक्रिया है। आज हमने काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल पढ़े हैं, इनके बारे में काफी अलग अलग चीजें सीखी हैं। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।